बच्चों नमस्कार। हम लोगों ने लेक्चर 4 में सबग्रुप्स के बारे में कुछ रिजल्ट्स निकाले थे। उनमें से एक रिजल्ट ये था कि H इज ए सबग्रुप ऑफ G if and only if for all A and B belongs to H implies AB इनवर्स belongs to H। अब देखिए हमने इस रिजल्ट को दूसरे तरीके से लिखा है कि यदि सबग्रुप है G का, तब ऐसा होगा कि AB belongs to H के लिए for all A, B belongs to H implies AB इनवर्स belongs to H। implies and implied, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? implies and implied मतलब बोथ वे इम्प्लीकेशन है। ये जो है बोथ वे इम्प्लीकेशन है। इसका मतलब ये है कि यदि सबग्रुप है तो ये कंडीशन होगी और यदि ये कंडीशन है तो सबग्रुप है। तो इसके लिए भी हम कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि एक दूसरे तरीके से पढ़ते हैं कि इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ कि इफ़ G इज ए सबग्रुप ऑफ if G is a group and H be a non-empty subset of G, then H is a subgroup of G if and only if for all AB belongs to H implies AB inverse belongs to H, where B inverse is the inverse of H। तो एक तो if and only if के द्वारा देखा हमने कि यही जो implies implied हो जाता है if and only if की तरह। इसके अलावा इसको हम एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, necessary and सफिशिएंट कंडीशन। फिर से सुन लीजिए कि मान लीजिए G एक समूह है, H उसका एक उपसमूह है। तो H को G का उपसमूह होगा यदि और केवल यदि सभी A B बिलोंग्स टू H के लिए A B इनवर्स भी H का मेंबर हो, जहाँ की B इनवर्स B का इनवर्स है। दूसरी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि देखिए स्टेटमेंट को हम इसी स्टेटमेंट को जो थ्योरम था आपका, इसी को हम दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि G के एक अतिरिक्त उपसमुच्चय H को G का उपसमूह होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त यह है कि सभी AB बिलोंग्स टू H के लिए AB इनवर्स भी H का मेंबर हो। A necessary and sufficient condition for a non-empty subset H of a group G to be a subgroup of G is that for all A, B belongs to H implies A inverse also belongs to H। तो इसको कहने का अलग अलग तरीका है, एग्जामिनेशन में भी अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। बहरहाल ये आपका एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसकी सहायता से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। चलिए कुछ और रिजल्ट हम देखते हैं कि एक छोटी सी थ्योरम है कि if H is any subgroup of G then H composition H equal H into H भी पढ़ सकते हैं आप। तो इसका प्रूफ देखें, बहुत आसान है। हम इसमें ये दिखाएंगे कि यदि जैसे कि आप जानते हैं कि यदि हमें A इक्वल B दिखाना है तो ये कब होगा? इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड A B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो, तभी जाके A और B दोनों बराबर होंगे। इसी प्रकार यहाँ हम दिखाएंगे कि HH सबसेट है H का और H सबसेट है HH का, दोनों हमें यहाँ दिखाने होंगे। तो पहले हम दिखा देते हैं कि HH सबसेट है H का। तो H का सबसेट होने के लिए हम मान लेते हैं कि H1 इंटू H2 मेंबर हैं HH के। ओके, जहाँ की where H1 मेंबर ऑफ फर्स्ट H and H2 member of second H, जो HH लिखा है। So this implies H1, H2 belongs to H। देखिए हमने कहा कि
H जो कहा ना, इफ H इज एनी सब ग्रुप, H सब ग्रुप है तो H में क्लोजर प्रॉपर्टी होगी. सो दिस इम्प्लाइज H1 H2 belongs to H by closure property and H. अब देखिए आपने क्या देखा कि H1 H2 H का मेंबर है. दिस इम्प्लाइज H1 H2 H का मेंबर है. देयरफॉर एवरी मेंबर ऑफ HH इज ए मेंबर ऑफ H. और ऐसे लिख सकते हैं दस H1 H2 belongs to HH implies H1 into H2. यहाँ कॉमा है बीच में, सॉरी कॉमा नहीं है यहाँ, इसको हम अलग कर देते हैं कि H1 H2 मेंबर है H का. दिस इम्प्लाइज H1 H2 मेंबर है H का. देयरफॉर HH इज ए सबसेट ऑफ H. ये आपका फर्स्ट हो गया. अब दूसरा मान लेते हैं. नाउ सपोज H belongs to H. इससे हम ये दिखाएंगे कि H मेंबर HH का है. Here H is a subgroup of G, therefore E belongs to H. Also H belongs to H. So this implies EH equal, E चूँकि आइडेंटिटी है, इक्वल H. या इसको हम थोड़ा और एलिवेट कर देते हैं कि फर्स्ट E जो है वो है H से और सेकंड E भी H से है, तो ये मेंबर किसका हो गया, HH का. सो दिस इम्प्लाइज मतलब फर्स्ट E फर्स्ट H का मेंबर एंड सेकंड मेंबर H जो है वो सेकंड H का मेंबर. सो दिस इम्प्लाइज EH इक्वल H बिलोंग्स टू HH. दस देखिए H बिलोंग्स टू H implies H belongs to HH. Thus H belongs to H implies H belonging to H into H. This implies H is a subset of, एक ही लाइन पर आपसे लिखने हैं, लगाने हैं, तो H is a subset of HH. तो by first एंड सेकेंड, बाई फर्स्ट चूँकि दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, बाई देयरफॉर बाई फर्स्ट एंड सेकेंड HH इक्वल H, जो हमें प्रूव करना था. इनफैक्ट इसको जनरलाइज करें तो हम कितने बार भी H का H के साथ कंपोजिशन लें हमें H ही मिलेगा, यदि और केवल यदि H हमारा सब ग्रुप है. इसके बाद और भी कुछ हम देखते हैं कि कोलरी है, ऊपर में है. हम लोगों ने लास्ट टाइम में प्रूफ किया था कि H इनवर्स इक्वल H. तो यहाँ भी कंडीशन ये है कि ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G टू बी ए सब ग्रुप इज दैट H इनवर्स इक्वल H. इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं. दिस इज इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड H इज ए सब ग्रुप ऑफ G. तो इस टाइप के थ्योरम्स हम लोगों ने किए हैं. तो इसको आप करेंगे कि H यदि सब ग्रुप है तो आप ये दिखाएंगे, ओके. और यदि ऐसा है तो आप दिखाएंगे H सब ग्रुप है. ये आपके लिए करने के लिए है, आप खुद इसको ट्राई करेंगे. कुछ और भी बहुत से रिजल्ट्स हैं इसमें. तो अब सब ग्रुप के लिए हम कुछ नाम तो इनका थ्योरम है लेकिन बच्चों बहुत सिंपल है. जैसे हम दो सब ग्रुप्स लेते हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है. तो थ्योरम हुआ कि इसको नंबर 1 लिख दीजिए. थ्योरम if H1 and H2 are any two subgroups of G, then
H1 intersection H2 also a subgroup of G। यदि H1 और H2 कोई भी दो सबग्रुप हैं G के, तो दिखाइए कि इनका इंटरसेक्शन H1 इंटरसेक्शन H2 इज आल्सो ए सबग्रुप ऑफ G। पहली बात तो बेटा आप लोगों को ये बताएं कि थ्योरम्स नाम से बच्चों को डर लगता है। वो डर इसलिए लगता है कि वो कभी भी क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, कि जो भी थ्योरम्स होती हैं उनमें बहुत सी कंडीशंस दी गई जाती हैं जिनकी सहायता से हमें प्रूफ करना होता है। तो जैसे हमने लिया कि लेट H1 एंड H2 आर एनी टू सब ग्रुप्स ऑफ G। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि H1 और H2 सब ग्रुप्स हैं, तो हमें मालूम चल गया सब ग्रुप होने से कितनी कंडीशन होती है। हमने कई कंडीशन ऊपर देखी है अभी, कि अभी देखो ये कंडीशन देखी हमने ये कंडीशन भी देखी। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि सब ग्रुप है तो HH इक्वल H होगा, और लास्ट में ये भी थ्योरम हमने देखी थी 4th लेक्चर में। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसकी सहायता से हम काफ़ी थ्योरम्स को प्रूफ कर लेते हैं। तो फिर से ध्यान देंगे कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू H, यदि ए बी इनवर्स बी H का मेंबर है तो H G का सब ग्रुप होगा। ये देखो ना, H इज ए सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। इसी की सहायता से हम बाकी सभी थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे। तो H1 H2 टू सब ग्रुप्स हैं एंड वी हैव टू शो दैट, और हमें दिखाना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G। जो चूँकि सभी बच्चे हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले, बहुत से बच्चे, और कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले, तो हम यहाँ एक ही लैंग्वेज में लिख पाते हैं और दूसरी लैंग्वेज में हम बोलते भी हैं। जैसे हिंदी में हम पूरा बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं ना। तो बच्चों आप जब नोट्स बनाएंगे तो उसको लिखते भी जाएंगे। तो फिर से देख लीजिए, यदि H1 और H2 कोई दो सब ग्रुप्स हैं G के, तो हमें क्या दिखाना है, H1 इंटरसेक्शन H2 सब ग्रुप है। तो मैंने बताया था कि सब ग्रुप होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, कि फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज ए बी इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू H। यदि ऐसा है ना, कब है, इफ एंड ओनली इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। तो यदि सब ग्रुप है तो ये होगा, और ये कंडीशन है तो सब ग्रुप होगा। अब हमें मालूम है कि H1 H2 सब ग्रुप है, हमें H1 इंटरसेक्शन H2 को सब ग्रुप दिखाना है। तो यदि हम इसके दो मेंबर्स मान के चलें A और B, और ये भी दिखा दें कि ए बी इनवर्स भी इस इंटरसेक्शन का मेंबर है, तो इंटरसेक्शन है वो प्रूफ हो जाएगा कि सब ग्रुप है। सो लेट A, B बिलोंग्स टू H1। देखिए आप कितना सिंपल प्रूफ है, A, B बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। चूँकि इंटरसेक्शन के मेंबर हैं इसलिए दोनों के मेंबर होंगे। A, B बिलोंग्स टू H1 एंड A, B बिलोंग्स टू H2। दिस implies A, B इनवर्स बिलोंग्स टू H1 एंड A, B इनवर्स बिलोंग्स टू H2। क्यों? क्योंकि H1 H2 हमें दिया है कि सब ग्रुप है G के, तो सब ग्रुप होने की कंडीशन जो है उसका पालन करेंगे कि यदि सब ग्रुप है तो ए बी इनवर्स भी मेंबर होगा H का। चूँकि H1 और H2 दोनों सब ग्रुप हैं, लिख सकते हैं सिंस H1 एंड H2 आर सब ग्रुप्स ऑफ G। और ये ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 और ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H2 सब ग्रुप होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है। चूँकि H1
में भी मेंबर है ए बी इनवर्स और H2 में भी है, इसलिए कॉमन मेंबर होने से इसके इंटरसेक्शन का मेंबर है। thus A, B belongs to H1 intersection H2 implies AB inverse belongs to H1 intersection H2, जो कि किसी भी सबसेट के लिए सब ग्रुप होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है। इसके पहले एक बात और हमें दिखाना चाहिए कि E belongs to H1 ओके एंड E belongs to H2, चूँकि आइडेंटिटी सब ग्रुप का वही होता है जो ग्रुप का होता है, सो दिस इम्प्लाइज E belongs to H1 intersection H2, therefore H1 intersection H2 is non-empty। तो ये बात भी हमें दिखाना चाहिए नंबर 1, और नंबर 2 फिर हमें इंटरसेक्शन का मेंबर दिखाना चाहिए। therefore H1 intersection H2 is a subgroup of Z। देखिए अगले थ्योरम पर आने के पहले हम आपको एक नए सेट के बारे में जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, इंडेक्स सेट के बारे में बताते हैं। इंडेक्स सेट मतलब जो किसी समुच्चय को सूचित करता है, इसे हम कहते हैं सूचक समुच्चय भी कहते हैं। जनरली इंडेक्स सेट को हम कैप के नोटेशन से लेते हैं, है ना। ये इंडेक्स सेट का नोटेशन हम ये लेते हैं और इसको पढ़ते भी हैं इंडेक्स सेट। तो इंडेक्स सेट तब आता है हमारी डेफिनेशन में, कहीं मतलब कंसिडरेशन में, कि जबकि हमें कोई आर्बिट्रेरी सेट बनाना हो। तो जैसे इस सेट का मेंबर कोई अल्फ़ा है, ओके, इंडेक्स सेट का मेंबर, और हम बता दें इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक हमारे पास सबसेट है या सब ग्रुप है H अल्फ़ा है, तो हमारे पास ऐसे कितने सब ग्रुप्स होंगे? नेचुरली उतने ही सब ग्रुप होंगे जितने इंडेक्स सेट में मेंबर्स होंगे। यदि इंडेक्स सेट हमारा इनफाइनाइट सेट है तो हमें इनफाइनाइट सब ग्रुप्स मिलेंगे, और इंडेक्स सेट हमारा यदि फाइनाइट है तो हमें फाइनाइट सब ग्रुप मिलेंगे। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया इंडेक्स सेट कि यदि कहीं हमें आर्बिट्रेरी कलेक्शन की स्वैच्छिक समुच्चय की बात आती है, स्वैच्छ सबलिस्ट की बात आती है, स्वैच्छ यूनियन की बात आती है, आर्बिट्रेरी यूनियन और आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, मतलब स्वैच्छिक है। स्वैच्छिक कैसा है कि जितने का आपको इंटरसेक्शन लेना हो, फाइनाइट का लेना हो या इनफाइनाइट का लेना हो, तब उस केस में हम इंडेक्स सेट का उपयोग हमें करना ही होता है। तो इसका नेक्स्ट थ्योरम हम देखते हैं कि आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स, an arbitrary intersection of subgroups is also a subgroup, or the intersection of any family of subgroups of a group is a subgroup। ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सबग्रुप्स, मतलब परिवार छोटा परिवार, फाइनाइट मेंबर्स हैं, इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, तो द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सबग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप इज ए सब ग्रुप। अभी हमने दिखाया 2 का इंटरसेक्शन सब ग्रुप होता है, अब बताएंगे कितने भी मेंबर्स हों उसमें उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है। इन अदर वर्ड्स, an arbitrary intersection of subgroups is a subgroup। 2 स्टेटमेंट हो गए ना, एक तो ये ऊपर वाला और एक मैंने लिखा इन अदर वर्ड्स देन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स इज ए सब ग्रुप, मतलब उपसमूहों के स्वैच्छ सबनिष्ठ भी उपसमूह होता है। उपसमूहों का स्वैच्छ सबनिष्ठ, स्वैच्छ मतलब हमारी जो इच्छा है,
तो हमारी इच्छा है फाइनाइट कर लें, हमारी इच्छा है इनफाइनाइट कर लें। तो पहले हमने बात की थी जब भी आर्बिट्री इंटरसेक्शन की बात होगी या आर्बिट्री यूनियन की बात होगी, हम इंडेक्स सेट वहाँ डिफाइन करना ही होगा हमारे लिए। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम इंडेक्स सेट मान लेते हैं कि लेट G बी ए ग्रुप एंड let H alpha such that alpha belongs to index set be any family of subgroups. Okay, so any family of subgroups of Z. अब यहाँ देखें, आप बता देते अपन, हियर दिस इज एन इंडेक्स सेट। तो इसमें जितने मेंबर होंगे, जितने अल्फा होंगे इंडेक्स सेट में, हमारे पास उतने ही एच अल्फा होंगे। मतलब इंडेक्स सेट में यदि फाइनाइट मेंबर हैं, फाइनाइट अल्फा हैं, तो हमारे पास फाइनाइट सब ग्रुप्स होंगे। इसलिए यहाँ बताना आवश्यक है कि हियर cap is an index set and it says that ये इस प्रकार से है कि सभी अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट के लिए एच अल्फा इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, कि इंडेक्स सेट का मेंबर अल्फा है तो उस अल्फ़ा के लिए एच अल्फ़ा एक सब ग्रुप है। तो फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि इंडेक्स सेट में यदि फाइनाइट अल्फ़ा होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n है, n मेंबर्स हैं, तो निश्चित है हमारे पास फाइनाइट सब ग्रुप्स होंगे। लेकिन यदि इंडेक्स सेट में अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एंड सो ऑन इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, तो हमारे पास सब ग्रुप की संख्या भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। हमें दिखाना क्या है कि इसका इंटरसेक्शन, सभी इंडेक्स सेट का इंटरसेक्शन। So let intersection of H alpha belongs to index set. Okay, ये है। इसमें मेंबर्स कहाँ से होंगे, G के होंगे। चूँकि H, प्रत्येक H अल्फा, ईच H अल्फा इज द सब ग्रुप ऑफ G, तो जो H अल्फा में मेंबर्स होंगे वो G के तो होंगे ही, इसलिए इसमें ऐसे G के मेंबर्स होंगे such that X belongs to H alpha for all अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। क्लियर हुआ? चूँकि इंटरसेक्शन में है, इंटरसेक्शन एच अल्फ़ा में है, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरसेक्शन एच अल्फ़ा, चूँकि इंटरसेक्शन है इसलिए जो एक्स होंगे कॉमन टू ऑल होंगे, यानी प्रत्येक एच अल्फ़ा में मेंबर होंगे। अब देखिए, हमें दिखाना है कि जो इंटरसेक्शन एच अल्फ़ा है, मान लीजिए इसको अपन नंबर 1 दे देते हैं कि नंबर 1 इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो हमें दो बातें दिखानी होगी। पहले तो ये दिखाएंगे कि इसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, क्योंकि डेफिनेशन क्या है सब ग्रुप की, कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ग्रुप जी इज सेड टू बी सब ग्रुप ऑफ जी इफ दैट नॉन एम्प्टी सबसेट इटसेल्फ फॉर्म ए ग्रुप। मतलब यदि H को हम G का उपसमूह कहेंगे यदि H स्वयं समूह होने की सभी शर्तों का पालन करे। तो जैसे आप देखते हैं कि तत्समक होता है, सभी सब ग्रुप में होता है, और समूह का तत्समक वही होता है, मतलब उपसमूह का तत्समक वही होता है जो समूह का तत्समक होता है। इसको हमने प्रूव भी किया है। तो E belongs to H alpha for all alpha belongs to index set. So this implies E belongs to intersection H alpha, intersection over index set, इसका मेंबर है। therefore intersection H alpha, alpha belongs to index set is non empty। तो समूह होने के लिए पहली शर्त तो ये है कि अरिक्त होना चाहिए। भाई अरिक्त होना चाहिए तो अरिक्त हो गया ये। अब हम दिखाएंगे ये सबसेट है। सबसेट होने के लिए फिर हम रिपीट करते हैं कि जो आपको रिजल्ट हमने पहले लेक्चर 4 में भी प्रूफ किया था कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच।
यदि ऐसा है तो H सब ग्रुप होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ देख लेते हैं कि दो मेंबर्स मान लेते हैं कि लेट A, B, सॉरी अल्फ़ा बना दिया है यहाँ, तो A, B बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन H अल्फ़ा ओवर इंडेक्स एट अल्फ़ा। इसके मेंबर्स हैं, इंटरसेक्शन के मेंबर हैं। सो दिस इम्प्लाइज A, B बिलोंग्स टू H अल्फ़ा। चूँकि इंटरसेक्शन में मतलब कॉमन है, कॉमन टू ऑल है, सो दिस इज फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स एट, मतलब A और B सभी H अल्फ़ा में हैं। सो दिस इम्प्लाइज AB इनवर्स बिलोंग्स टू H अल्फ़ा फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स एट। क्यों? आपको समझ, सिंस ईच H अल्फ़ा इज ए सब ग्रुप ऑफ G। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि G के सब ग्रुप को, G के किसी उपसमूह H को G के उपसमुच्चय H को G का उपसमूह होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त यह है कि सभी सभी AB बिलोंग्स टू H के लिए A इंटू B इनवर्स भी H का मेंबर होना चाहिए, जो हमने लेक्चर 4 में प्रूफ की थी। तो जब सभी H अल्फ़ा में है तो सभी H अल्फ़ा के, जब सभी H अल्फ़ा में है तो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा, बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। ओके, सो दिस देयरफॉर इंटरसेक्शन H अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट इज ए सब ग्रुप ऑफ G। तो जो पहली थ्योरम हम लोगों ने देखी जिसके पहले कि दो सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है, उसका ये जनरलाइजेशन है। अतः इंटरसेक्शन H अल्फ़ा G का उपसमूह है। इसी प्रकार एक थ्योरम भी है, मतलब इसकी इस बात के लिए है वो कि सब ग्रुप्स के लिए कि उनके यूनियन के संबंध में है, तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं है। एग्जांपल जैसे है तो वो भी हम आपको बता देते हैं कि H1, अच्छा इसको बता देते, पहले डिफाइन कर देते हैं कि H1 H2 क्या है। तो सो दैट द यूनियन ऑफ टू सबग्रुप्स is a subgroup if and only if one is contained in the other। फिर से पढ़ते हैं, सो दैट द यूनियन ऑफ टू सबग्रुप्स इज ए सबग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन द अदर। मतलब दो समूहों का संघ भी एक उपसमूह होता है यदि और केवल यदि एक उपसमूह दूसरे उपसमूह का उपसमुच्चय हो। कंटेन्ड इन द अदर मतलब दूसरे में समाहित हो। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि H1 H2, इसका सॉल्यूशन भी हम देते हैं। चलिए, सो दैट द यूनियन ऑफ टू सबग्रुप्स इज ए सबग्रुप। सो अपन मान लेते हैं कि लेट, अब टू सबग्रुप्स की बात की तो दो सबग्रुप मान लेते हैं कि लेट H1 एंड H2 आर टू सबग्रुप्स ऑफ G। तो हमें ये दिखाना है कि इनका यूनियन भी सबग्रुप होगा। देन we have to show that H1 union H2 is a subgroup of G if and only if, मतलब implies and implied, H1 is contained in H2 or H2 contained in
H1, H1 अंतर्विष्ट है H2 में या H2 अंतर्विष्ट है H1 में। फिर से समझ लिया आप स्टेटमेंट को। यहाँ से देखिए यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स, हमने दो सब ग्रुप ले लिए H1 और H2, उनके यूनियन ले लिया। तो यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज ए सब ग्रुप, वही लिखा हमने H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G। इफ एंड ओनली इफ, मैंने कहा था इफ एंड ओनली इफ क्या है, बोथ वे इम्प्लीकेशन है, इसकी जगह हमने लिया इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड। वन इज कंटेन्ड इन द अदर, मतलब एक जो है वो दूसरे में अंतर्विष्ट है। तो H1 अंतर्विष्ट है H2 में या H2 अंतर्विष्ट है H1 में, ठीक है। तो यदि सब ग्रुप है तो ये कंडीशन होगी, यदि ये कंडीशन है, यदि कंडीशन ये फॉलो हो रही है तो हमें दिखाना होगा ये ऐसा है कि सब ग्रुप है। तो हम कुछ भी यहाँ मान के चल लेते हैं कि लेट H1 सबसेट ऑफ H2, देन H1 यूनियन H2 को होगा, ये H2 के इक्वल होगा। या आप इसको यहाँ से छोड़ दीजिए कि हम कंडीशन ले लेते हैं कि इफ़ H1 सबसेट ऑफ H2 देन H1 यूनियन H2 इक्वल H2 एंड या आर इफ H2 is subset of H1 then H1 यूनियन H2 इक्वल H1। दोनों केसेस में देखते हैं कि हमें तो ये मालूम है कि दो सब ग्रुप हैं, तो H1 और यूनियन H2 क्या हैं, ये दोनों सब ग्रुप्स हैं। ओके, सिंस H1 and H2 is sub H1 and H2 are subgroups of G, therefore H1 union H2 is also a subgroup of G। मतलब किस कंडीशन में कि इफ़ H1 contained in H2 तब भी सब ग्रुप है, और इफ़ H2 contained in H1 तब भी ये सब ग्रुप है। तो यदि इनका यूनियन सब ग्रुप है तो वन इज कंटेन्ड इन अदर, ये पार्ट तो हो गया। कन्वर्सली सपोज H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप। ओके, H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है, तो हमें क्या दिखाना है कि या तो H1 सबसेट होगा H2 का, मतलब H2 में सम्मिलित होगा, या H2 सम्मिलित होगा H1 का H1 में। तो जब हम मान लेते हैं कि ये सब ग्रुप है, साथ में ये मान लेते हैं एंड नाइदर H1 इज ए सबसेट ऑफ H2 nor H2 सबसेट ऑफ H1। इसके एंड की जगह हम यहाँ आल्सो लिख देते हैं कि दो बार एंड अच्छा नहीं लगेगा। आल्सो H1 सब नॉट ए सबसेट ऑफ H2 एंड H2 नॉट ए सबसेट ऑफ H1। तो लेट A belongs to H1 such that A H2 का मेंबर नहीं है, एंड B belongs to H2 such that B is not a member of H1। चूँकि एक दूसरे के सबसेट नहीं है, ना H1 सबसेट H2 का ना H2 सबसेट H1 का, इसलिए इनमें मेंबर्स ऐसा होगा H1 में जो H2 में नहीं होगा, और H2 में कम से कम एक मेंबर ऐसा होगा जो H1 में नहीं होगा। Also A belongs to H1, okay, and B belongs to
H2. This implies A and B both are members of H1 and union H2. क्यों? क्योंकि यूनियन मतलब कम से कम एक का मेंबर होना चाहिए, तो ए मेंबर H1 का और बी मेंबर H2 का. सो दिस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स से सी बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2. क्यों? वही हमारा बेल थ्योरम कि यदि सब ग्रुप है तो सभी ए बी बिलोंग्स टू H के लिए ए बी इनवर्स भी H का मेंबर होगा. तो अब जब ए बी इनवर्स इक्वल सी मेंबर H1 यूनियन H2 का, तो दोनों में से कम एक में होगा. सो इफ ए बी इनवर्स इक्वल सी बिलोंग्स टू H1, दिस इम्प्लाइज हम बी से कंपोजिशन ले रहे हैं दोनों पक्षों में. ए बी इनवर्स कंपोजिशन बी इक्वल सी कंपोजिशन बी बिलोंग्स टू H1. सो सॉरी, यहाँ से हमें पहले हम एक काम करते हैं, इनको अलग अलग जस्टिफाई कर लेते हैं दोनों के लिए. ओके. सो इफ ए बी इनवर्स इक्वल सी बिलोंग्स टू H1, then AB इनवर्स इक्वल सी हम लेके चलते हैं. अब यहाँ से हम दिखाएंगे कि बी जो मेंबर है किसका मेंबर है? H2 का है. जैसे H2 में मालूम कि बी H2 का मेंबर है और ए H1 का मेंबर है. यदि हम ये दिखा दें कि ए H1 का मेंबर नहीं है, मतलब ए मेंबर है H2 का और बी मेंबर है H1 का, तो थोड़ा हमारी प्रूफ हो जाएगी. तो यहाँ से देखें कि ए बी इनवर्स इक्वल सी इम्प्लाइज ए बी इनवर्स whole inverse equal C inverse. So this implies B inverse whole inverse A inverse equal C inverse. दोनों तरफ इनवर्स लिया था हमने. So this is B A inverse equal C inverse. फिर हम कंपोजिशन ले लें A के साथ दोनों पक्षों में राइट से और बाय एसोसिएटिव हम इसको लिख सकते हैं बी ए इनवर्स ए इक्वल सी इनवर्स ए. सो दिस इम्प्लाइज बी ई इक्वल सी इनवर्स ए इम्प्लाइज बी इक्वल सी इनवर्स ए. तो यहाँ से देखिए कि हमारा ए मेंबर है चूँकि H1 का और सी तो H1 का मेंबर है ही, चूँकि ए बी इनवर्स इक्वल सी है, तो सी इनवर्स भी मेंबर है H का. तो बाय क्लोजर सी इनवर्स ए भी मेंबर है H1 का. ये मेंबर हो गया बी बिलोंग्स टू H1. जबकि हमने क्या लिया था कि बी बिलोंग्स टू H2 इज सच दैट बी H1 में नहीं है. सो विच कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, जो इस बात का विरोध करता है कि बी H1 का मेंबर नहीं है. सो देयरफॉर अच्छा सेकंड भी ले लेते हैं. इसमें ये भी दिखा देते हैं इफ ए बी इनवर्स इक्वल सी. चलिए H1 में था अभी तो हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिला था, H1 में मान के चले थे. यदि हम H2 में मान के चलते हैं तब क्या होगा? सो दिस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बी, हमने कॉम्पोजिशन ले लिया, ये H2 का मेंबर है. सो दिस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बी बिलोंग्स टू सी बी इक्वल सी बी बिलोंग्स टू H2. सो दिस इम्प्लाइज ए ई इक्वल सी बी बिलोंग्स टू H2 implies A equals CB belongs to H2. बट हमने ये भी देखा था, माना था कि A H2 का मेंबर
नहीं है। ओके, तो विच इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, दैट इज विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। तो हमने जो माना था, माना क्या था कि ना तो H1 सबसेट H2 का और ना H2 सबसेट H1 का, जिससे हमें गलत मिला। therefore either H1 is a subset of H2 or H2 is a subset of H1। कुछ और सब ग्रुप्स के छोटे से रिजल्ट हैं, हम चाहेंगे कि उनको भी हम प्रूफ कर लें। कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको बाद में बड़े काम में आएंगे, नॉर्मलाइज़र और सेंट्रलाइज़र पर बेस्ड हैं, जिससे आपको कुछ नई डेफिनेशन भी मिलेगी। तो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कि इफ़ अल्फा belongs to G, we define the normalizer of normalizer of A, so normalizer of alpha in G by the set n alpha equal all those members of G which commutes with alpha, मतलब G के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो अल्फा के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। then so that normalizer of alpha, that is n alpha, is a सब ग्रुप ऑफ G। तो देखिए आपकी डेफिनेशन भी हो गई यहाँ, है ना, किसकी, नॉर्मलाइजर की। यदि अल्फा G का मेंबर है तो हम अल्फा के नॉर्मलाइजर मतलब प्रासामान्यक, ठीक है। तो अल्फा के प्रासामान्यक को डिफाइन करते हैं हम n alpha equal set of members of G X which commutes with alpha, जो अल्फा के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। तो देखिए अब हमें इसको सब ग्रुप दिखाना है, तो सब ग्रुप दिखाने के लिए वही अपनी कंडीशन है कि AB इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू H। तो मान लीजिए हम इसका सॉल्यूशन में हम इसके दो मेंबर्स मान लेते हैं, जैसे कि हमारा है कि लेट x comma y आर मेंबर्स ऑफ n अल्फा। सो जब n अल्फा के मेंबर्स हैं तो देयरफॉर x अल्फा इक्वल अल्फा x एंड y अल्फा इक्वल अल्फा y। नाउ y अल्फा इक्वल अल्फा y, यहाँ से यदि हम दोनों के लेफ्ट और राइट से बाई इनवर्स का कंपोजिशन ले लें। देखिए क्यों लेना चाह रहे हैं हम, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि इन्वर्स भी इसमें होगा। हम एसोसिएटिव अप्लाई करते हैं, सो बाई इनवर्स बाई अल्फा वाई इनवर्स इक्वल बाई इनवर्स अल्फा कंपोजिशन बाई बाई इनवर्स। मतलब इस स्टेप पर देखिए कि हमने दोनों पक्षों में, दोनों साइड्स टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड राइट, है ना, दोनों जगह से कंपोजिशन हमने लिया बाई इनवर्स से। तो बाई इनवर्स बाई दिस इज ई अल्फा बाई इनवर्स इक्वल वाई इनवर्स अल्फा ई। सो ई चूँकि आइडेंटिटी है, सो अल्फा बाई इनवर्स इक्वल वाई इनवर्स अल्फा। मतलब बाई इनवर्स भी अल्फा के साथ कम्यूट करता है, मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसलिए वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एन अल्फा।
चूँकि एन अल्फा में फिर से देखिए वही मेंबर्स हैं जो अल्फा के साथ कम्यूट करते हैं। चूँकि आपका बाई इनवर्स भी अल्फा के साथ कम्युनिटी नियम का पालन कर रहा है, इसलिए बाई इनवर्स एन अल्फा का मेंबर है। अब देखिए हमें क्या दिखाना होगा कि एक्स बाई बिलोंग्स टू एन अल्फा के लिए यदि एक्स बाई इनवर्स भी एन अल्फा का मेंबर होगा तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो बेटा हम लेके चलते हैं अगेन एक्स बाई इनवर्स अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स बाई इनवर्स अल्फा। कैसे? बाई एसोसिएटिविटी, दिस इक्वल्स टू एक्स अल्फा बाई इनवर्स, यह भी हमने प्रूफ किया था। दिस इम्प्लाइज इसको आप फिर से एसोट अप्लाई कर दीजिए, एक्स अल्फा बाई इनवर्स। कैसे? एसोसिएटिविटी। ओके, चूँकि एक्स अल्फा इक्वल अल्फा एक्स है बाय डेफिनेशन ऑफ एन अल्फा, सो फिर एसोसिएटिव अप्लाई कर देते हैं। दिस इज एक्स बाय इनवर्स बाय एसोसिएटिव, दस एक्स बाय इनवर्स अल्फा इक्वल अल्फा एक्स बाय इनवर्स, देयरफॉर एक्स बाय इनवर्स बिलोंग्स टू एन अल्फा। तो हमने क्या देखा कि सभी एक्स बाई बिलोंग्स टू एन अल्फा के लिए एक्स बाई भी इनवर्स भी एन अल्फा का मेंबर है, जो कि उपसमूह होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है। देयरफॉर एन अल्फा इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब एवरी नॉर्मलाइजर ऑफ ए सब ग्रुप, एवरी नॉर्मलाइजर ऑफ ए ग्रुप इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ जी। एक और हम लास्ट एग्जांपल लेना चाहेंगे जो सेंट्रलाइजर के बारे में है कि इफ G इज ए ग्रुप, द सेंटर ऑफ G, देन द सेंटर ऑफ G इज डिफाइंड बाय द सेट यदि G एक समूह है तब G के केंद्र को हम परिभाषित करते हैं Z इक्वल स्मॉल z बिलोंग्स टू G such that Zx इक्वल xz फॉर ऑल x इन G। अब देखिए थोड़ा सा अंतर है, ये कहलाता है सेंटर ऑफ ए ग्रुप, इसे हम कहते हैं समूह का केंद्र। क्या है समूह का केंद्र? कि इसमें जी के वो सभी मेंबर्स होंगे स्मॉल z जो जी के सभी मेंबर्स के साथ कम्यूट करते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो नॉन एम्प्टी तो होगा ही, इसको आगे हम दिखाएंगे। तो इसको पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, देन प्रूव दैट Z is a सब ग्रुप ऑफ G, Z G का सब ग्रुप है। तो जैसे कि हमने दिखाया था कि एन अल्फा सब ग्रुप है, तो यहाँ भी आप एक चीज़ देखेंगे कि हम लोगों ने एक बात यहाँ छोड़ दी थी। कैसे? कि ई एक्स इक्वल क्या है? एक्स सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ओके, मतलब ई कम्यूट करता है सभी एक्स बिलोंग्स टू जी के साथ, देयरफॉर ई एन अल्फा में होगा और इसलिए एन अल्फा नॉन एम्प्टी है। तो पहले मैं समूह दिखाने के लिए ये तो दिखाना ही चाहिए कि नॉन एम्प्टी है। तो अभी हम दिखाएंगे सेंटर ऑफ ग्रुप को दिखाएंगे नॉन एम्प्टी है। तो सिंस ई belongs to G and Ex equal Xc for all x belongs to G। अब आप डेफिनेशन में देखिए, E कम्यूट कर रहा है सभी x के साथ, therefore E belongs to center of a group Z।
therefore this implies Z is non-empty. Z is non-empty subset of G। चूँकि G के मेंबर्स हैं इसलिए G का सबसेट है ये। तो अब हम ये दिखाएंगे कि ये हमारा जो Z है सेंटर ऑफ ग्रुप है, ये सेंटर ऑफ ग्रुप ये G का सबसेट है। तो जिस प्रकार के हमने ऊपर दिखाया था कि इन्वर्स दिखाने के लिए कि लेट Z1 and Z2 are any two members of Z. Okay, now Z2 belongs to Z, capital Z. This implies x Z2 equal Z2x। यहाँ पे हम दोनों के लेफ्ट राइट से Z2 इन्वर्स से कंपोजिशन ले लेते हैं। सो दिस इज Z2, सॉरी राइट से भी लेना पड़ेगा, इसको अनड्यू कर देते हैं हम कि एक मिनट, इसको अनड्यू कर देते हैं कि Z2 दोनों तरफ से लेंगे हम इन्वर्स कंपोजिशन Z2 के, जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने लिया था, देखिए। और इसके स्टेप्स जैसे पिछले प्रॉब्लम में थे वैसे स्टेप्स यहाँ होंगे। तो यहाँ से आपको मिलेगा दिस इम्प्लाइज Z2 इन्वर्स x इक्वल x Z2 इन्वर्स। दिस इम्प्लाइज Z2 इन्वर्स बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ ग्रुप G, बिल्कुल पिछले प्रॉब्लम जैसा है। एंड x Z1 Z2 इन्वर्स, इसको भी जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में लिखा था बिल्कुल वैसे हम यहाँ करेंगे कि पहले एसोसिएटिव अप्लाई करेंगे। ओके, देन x Z1 को लिखा Z1x Z2 इन्वर्स, फिर हम एसोसिएटिव अप्लाई करें Z1 x Z2 इन्वर्स। चूँकि ये वो नॉर्मलाइजर था, ये सेंट्रलाइजर, यही बेसिक डिफरेंस है। अदरवाइज इन एग्जांपल्स को प्रूफ करने में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, इसलिए अपन यहाँ थोड़ा तेज़ी से इसको कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से देखा 10 x Z1 Z2 इन्वर्स इक्वल Z1 Z2 इन्वर्स x, देयरफॉर Z1 Z2 inverse belongs to Z for all Z1 Z2 belongs to Z, therefore Z is a सबग्रुप ऑफ G। ये नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर ये दोनों एग्जांपल हमने आपको इसलिए कराए हैं कि इनकी डेफिनेशन भी आगे आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में भी काम आती है, और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आगे तो काम आएगी, लीनियर अलजेब्रा में भी काम आएगी जब अगले साल आप पढ़ेंगे। सो बच्चों, थैंक यू वेरी मच। ओके।